हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज कक्षा 11 वाणिज्य संकाय के लिए मैं आपको अकाउंटेंसी, जिसको लेखाकर्म के नाम से भी जानते हैं, इसके विषय में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कक्षा 10 तक आपने सभी अनिवार्य विषय का अध्ययन किया है, लेकिन कक्षा 11 में आ जाने के बाद विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के आधार पर अलग अलग विषय का चयन करते हैं। आपने वाणिज्य संकाय अर्थात कॉमर्स संकाय का चयन किया है। कॉमर्स संकाय में आपका स्वागत है। थोड़ी प्रारंभिक भूमिका के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वाणिज्य विषय में, वाणिज्य संकाय में आपको कौन कौन से विषय पढ़ने होंगे। जैसे 10वीं में आप हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते थे, वैसे ही यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी 2 अनिवार्य विषय हैं, वो सभी संकाय के विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ आपके 3 महत्वपूर्ण विषय होते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है बही खाता एवं लेखा शास्त्र, दूसरा है व्यवसाय अध्ययन, तीसरा व्यवसायिक अर्थशास्त्र। तीनों विषय का अपना अपना महत्व है। तीनों विषय को आपको अलग अलग पुस्तक होंगी और तीनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो आज मैं आपको बही खाता तथा लेखा शास्त्र विषय के विषय में बताना चाहता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि विषय का जो नाम दिया है बही खाता तथा लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी शब्द लिखा हुआ है। तो इन 2 शब्दों को लेकर के मैं आपको बात करूँगा। पहला प्रश्न बनता है बही खाता एवं लेखांकन का अर्थ बताइए। यहाँ बच्चों 3 शब्द हो गए। अब आपके देखो, एक बही खाता, एक लेखांकन और तीसरा हो गया लेखा शास्त्र। बही खाता लेखांकन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसको हम लेखा शास्त्र या लेखाकर्म के नाम से जानते हैं। अब बही खाते का क्या अर्थ होता है? बही खाते को पुस्तपालन भी कहते हैं, जो अंग्रेजी के बुक कीपिंग शब्द से मिलकर बना है। यहाँ बुक का अर्थ पुस्तक से होता है और कीप का अर्थ रखने से होता है, अर्थात व्यापार में पुस्तकें रखना। यहाँ बच्चों पुस्तकों का मैं अर्थ बता देना चाहूँ। पुस्तक से मतलब व्यापारी अपना जो हिसाब किताब रखते हैं, जिन रेस्टोरों में वो अपना हिसाब किताब रखते हैं, उनको पुस्तकें बोला जाता है। लेकिन केवल पुस्तकें रखने भर से उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। पुस्तकों में व्यापारिक मौद्रिक लेन देनों को नियमानुसार लेखा करना ही बही खाता कहलाता है। मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि व्यापारी जो भी हिसाब किताब रखने की पुस्तकें रखते हैं, उन पुस्तकों में व्यापार में होने वाले लेन देन या जिनको अपन सौदा भी कहते हैं, उदाहरण के तौर पे किसी से कितना पैसा लिया, किसी को कितना पैसा दिया, हमने कितनी वस्तुएं खरीदी, कितनी वस्तुएं बेचीं, इन सारी लेन देनों का व्यापारी अपनी पुस्तकों में लिखा करता है। तो इस लेन देनों को नियमानुसार पुस्तकों में लिखने को ही बही खाते के नाम से जानते हैं। सामान्यतः बही खाता तथा लेखांकन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही समझा जाता है। लोग एक ही शब्द में जानते हैं कि बही खाता और लेखांकन एक है, बस वास्तव में इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। बही खाते का कार्य केवल वित्तीय लेन देनों को हिसाब की पुस्तकों में नियमानुसार लिखना है। इसलिए लिख लेते हैं कि इतने सारे सब लेन देन होते हैं, इतने सारे सब सौदे होते हैं, इन सारे सौदों को हम याद नहीं रख सकते हैं। इसलिए व्यापारी क्या करता है, व्यापार में जितने भी उसके यहाँ लेन देन होते हैं, उन सारे सौदों को एक नियम के अनुसार, जो नियम अपन सीखेंगे, उसको निर्धारित पुस्तकों में लिख लेता है। तो ये काम बही खाते का कहलाता है। जबकि लेखांकन उनका वर्गीकरण व सारांशीकरण
कर वित्तीय परिणाम को प्रस्तुत करना होता है। ये थोड़ा तकनीकी विषय होता है, तकनीकी कार्य होता है। इनको सिंपल उदाहरण में आपको बता देना चाहता हूँ कि कक्षा में जब आप अध्ययन करते हैं तो जब संबंधित शिक्षक आपको पढ़ाने आता है तो आप सामान्यतः उसके पढ़ाए हुए चीज़ों को आप रफ रजिस्टर में लिख लेते हैं। तो रफ में सभी विषय का उसमें लिखा होता है, लेकिन फिर आप उसको विषयवार अलग अलग भी करते हैं। तो वो अलग अलग करना एक तरह का वर्गीकरण हो गया। रफ में लिखना और अलग अलग रजिस्टर में लिखना थोड़ा सा अंतर होता है। फिर सारांशीकरण कर वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करता होता, अर्थात बही खाते के कार्य को किसी वैज्ञानिक रीति से, वैज्ञानिक ढंग से उसको अलग अलग भागों में बांटना, फिर उसको संक्षिप्त में प्रस्तुत करना, फिर व्यापार का परिणाम जानना कि हमें लाभ हुआ कि हानि, ये काम अपना लेखांकन कहलाता है। तो बच्चों, पहला प्रश्न हो गया बही खाता एवं लेखांकन का क्या अर्थ है। अब अगला प्रश्न है लेखांकन की प्रक्रिया के प्रमुख चरण कौन से होते हैं। व्यापारी, जैसे कि आप पिछले प्रश्न में आपने देखा कि व्यापारी वित्तीय लेन देनों को एक निर्धारित नियम से एक क्रमानुसार पुस्तकों में लिखता है। तो लिखने का एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित चरण होता है, एक निश्चित स्टेप होते हैं। इन चरणों को अपन देखते हैं कि व्यापारी कैसे लिखता है। सबसे पहला चरण होता है व्यापारिक सौदों एवं घटनाओं की पहचान की जाती है। अब ये थोड़ा सा स्तर की बात होती है कि पहचान कैसे की जाती है। जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि व्यापारी ने कुछ वस्तुएं 10,000 रुपये में खरीदी। फिर दूसरा उदाहरण है कि व्यापारी ने व्यापार से अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए 5,000 रुपये नकद निकाले। तो यहाँ दो अलग अलग घटनाएं हो गई। एक घटना विशुद्ध व्यापार से संबंधित है जो व्यापार को प्रभावित करेगी। दूसरी घटना व्यापारी के व्यक्तिगत खर्च से संबंधित है। तो इन दोनों में दोनों व्यापारिक घटनाओं को अलग अलग ढंग से पहचाना जाता है। फिर दोनों का लिखने का अलग अलग नियम होता है। तो व्यापार में सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो भी सौदे हुए हैं, जो भी व्यापारिक घटनाएं घटित हुई हों, उनकी पहचान करना। वो घटना बिल्कुल व्यापार से संबंधित है या व्यापारी से संबंधित है। फिर उसका और अलग तरह से वर्गीकरण किया जाता है जो आप धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो सबसे पहले लेखांकन का काम करने से पहले व्यापारी व्यापारिक सौदों को पहचानता है। पहचानना एक तथ्य का विषय होता है जो धीरे धीरे अभ्यास से ही आपको आएगा। फिर दूसरा बिंदु होता है कि जैसे ही व्यापारी घटनाओं को पहचान लेता है, सौदों को पहचान लेता है, पहचानने के बाद जिस देश का व्यापारी अपना हिसाब किताब रख रहा होता है उस देश की प्रचलित मुद्रा, जैसे अपने हिंदुस्तान की मुद्रा रुपया है, तो उसमें उसको मापता है कि अर्थात वो कितना है, 1,000 है, 2,000 है, 10,000 है, 20,000 है, वो काम करता है। तो दूसरा काम हो गया सौदों को पहचानने के बाद उसको मुद्रा में मापना। तीसरा है सौदों का लेखा करना। जैसे ही वो सौदों को पहचान लेता है, उनको माप लेता है, तो फिर एक निर्धारित नियम से, निर्धारित तरीके से सौदों को पुस्तकों में लिखता है। लिखने का एक निश्चित क्रम होता है, एक तरीका होता है, एक ढंग होता है। वो अपन सीखेंगे कैसे लिखता है। फिर चौथा है सौदों की प्रकृति के अनुरूप उनका वर्गीकरण करना। ऊपर जो भी सौदे हुए उनके स्वभाव के अनुसार, उनकी प्रकृति के अनुसार उनका वर्गीकरण किया जाता है। अब वर्गीकरण में थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे कक्षा में लड़का और लड़कियाँ होते हैं। लड़के एक तरफ बैठते हैं, एक अलग वर्ग हो गया। लड़कियाँ एक तरफ बैठते हैं तो अलग वर्ग हो गया। ऐसे ही व्यापार में कई तरह के सौदे होते हैं, कई तरह के लेन देन होते हैं। एक ही प्रकार, एक ही प्रकृति, एक ही स्वभाव के सौदों को एक जगह लिखते हैं,
वे दूसरे स्वभाव के सौदों को एक जगह लिखते हैं, इसको वर्गीकरण कहते हैं। जैसे खरीदी हुई वस्तुओं का लेखा हम एक स्थान विशेष पर कर लेते हैं, बेची हुई वस्तुओं का लेखा हम एक स्थान विशेष पर कर लेते हैं। ये काम वर्गीकरण करना कहलाता है, ये आप सीखेंगे। पांचवा है सारांश तैयार करना। जब ये सब 4 काम हो जाते हैं तो ये सारा काम पूरे एक साल भर तक चलता है। उदाहरण के लिए यदि हम कैलेंडर वर्ष के हिसाब से बात करें तो 1 जनवरी से हमने काम शुरू किया और 31 दिसंबर तक चलेगा। जैसे 31 दिसंबर आएगा तो ऊपर की जो 4 क्रियाएं हुई, उस 4 क्रियाओं को हम सारांश के रूप में बदल देंगे, जिसको हम अकाउंटिंग की भाषा में वित्तीय विवरण भी कहते हैं। अर्थात हम ये देखते हैं कि हमारे व्यापार का परिणाम क्या रहा, वो सारांश की प्रक्रिया कहलाता है। हमें लाभ हुआ या हानि हुई, हमारे व्यापार की वित्तीय स्थिति कैसी है। ये काम 5वें बिंदु के अंतर्गत आता है। फिर छठा है विश्लेषण करना। ऊपर हमने जो 5 काम किए हैं, फिर उनका हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के अंतर्गत हम विश्लेषण के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। सामान्यतः हम एक व्यापारी का दूसरे व्यापारी से भी तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, एक साल का दूसरे साल से भी तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तुलनात्मक अध्ययन करने से हमें भविष्य में नीतियाँ बनाने में मदद मिलती है। दूसरी बात, विश्लेषण करने से ये फ़ायदा होता है कि हम अपने व्यापार की कमियाँ और खूबियों का भी पता कर सकते हैं। ये थोड़ा तकनीक का काम होता है, ये छठे बिंदु के अंतर्गत आता है। फिर 7वां बिंदु आता है निर्वचन कर निष्कर्ष निकालना। निर्वचन का शाब्दिक अर्थ होता है पढ़ना होता है। तो यदि बच्चों मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ कि एक व्यापारी ने 1 लाख रुपए का लाभ कमाया, तो अब मैं आपसे कहूँ इसको पढ़ो, तो आप साधारणतः कहेंगे कि 1 लाख रुपए का लाभ कमाया। तो 1 लाख रुपये यहाँ निरपेक्ष मान है, इसका कोई अर्थ नहीं है। आप इसको देखकर ये नहीं कह सकते हैं कि ये 1 लाख अच्छा है या बुरा है। इसका निर्वचन करने के लिए हमें बहुत सारी और चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम यहाँ ये दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं कहूँ कि 1 लाख रुपए का आपने लाभ कमाया। अब मैं दूसरा बिंदु यहाँ रख रहा हूँ कि गत वर्ष हमने 2 लाख रुपए का लाभ कमाया था। तो स्वाभाविक रूप से बच्चों आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गत वर्ष की तुलना में इस साल का लाभ हमारा आधा हो गया। ये निर्वचन करना होता है, निष्कर्ष निकालना होता है। इससे हम व्यापार की अच्छाइयाँ और खूबियों का पता लगाते हैं। एक तकनीक का काम होता है। इसके आधार पर ही व्यापारी व्यापार का प्रबंधन, भविष्य की नीतियों का निर्धारण करता है, कमियों का पता करता है, खूबियों का पता करता है और आगे बढ़ने की पूरी प्लानिंग करता है। ये 7वां बिंदु होता है। फिर 8वां बिंदु होता है परिणाम को उपयोगकर्ताओं को संप्रेषित करना। जो ऊपर आपने 1 से लेकर के 7 तक जो काम किया है, 7 बिंदुओं में काम किया है, इन सारे परिणामों को जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उन तक पहुंचाना, ये काम लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे लेखांकन का काम किया आपने, तो लेखांकन का पहला उपयोग स्वयं व्यापारी के लिए होता है, तो व्यापारी को ये सब चीज़ें उपलब्ध कराना। दूसरी उपयोगिता आपकी सरकार को होती है, तो सरकार को ये सब चीज़ बताना। तीसरी उपयोगिता विद्यार्थियों को होती है अध्ययन करने के लिए, तो उनको बताना। समाचार पत्रों को होती है। अन्य और दूसरे लोग होते हैं जिनको इन सब चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, तो उन तक ये सारी चीज़ों को भेजना, ये काम संप्रेषण कहलाता है। इसको संप्रेषित करना बोलते हैं। तो इस तरह से ये 8 चरणों में एक लेखांकन की पूरी प्रक्रिया हो जाती है। अब बच्चों मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले प्रश्न में आपने यहाँ बही खाता एवं लेखांकन 2 शब्द देखे। तो बही खाता आपका बिंदु क्रमांक 1 से लेकर 3 तक का जो काम हो, बही खाता का काम कहलाता है। सौदों को पहचानना, मापना और पुस्तकों में लिखना, ये काम बही खाते का कहलाता है। और अगले जो बिंदु होते हैं वो काम लेखांकन का कहलाता है। तो साधारण भाषा में हम कहते हैं जहाँ बही खाते का काम खत्म होता है वहीं से लेखांकन का कार्य शुरू हो जाता है। यदि हम एक भवन के रूप में तुलना करें
तो वही खाता नींव का कार्य करती है और लेखांकन वही खाता रूपी नींव पर खड़ा होता है। बिना वही खाते के लेखांकन की कल्पना करना मुश्किल काम है, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये दोनों लेखा कर्म के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह से तीनों का अलग अलग अर्थ हो गया। वही खाता एक अलग काम है जिसके अंतर्गत केवल व्यापारी सौदों को नियम अनुसार सौदों को पुस्तकों में लिख लेता है। फिर दूसरे में लेखांकन, इसके अंतर्गत व्यापारी सौदों का उनका वर्गीकरण, सारांश, विश्लेषण, निर्वचन आदि का काम करता है। ये दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो लेखा शास्त्र या लेखा कर्म के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा प्रश्न है लेखांकन की विशेषताएं या लक्षणों को लिखिए। जैसे आपने ऊपर लेखांकन के विषय में पढ़ा, लेखांकन क्या है, तो लेखांकन की परिभाषा के आधार पर हम इसके निम्नलिखित लक्षण पाते हैं, इनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता होती है कि यह वित्तीय सारांश बनाने और विश्लेषण करने का विज्ञान एवं कला दोनों है। देख रहे हैं कि वित्तीय सारांश से मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। व्यापारी का जैसे एक साल पूरा हो जाता है तो साल के अंत में वो ये देखता है कि मुझे लाभ हुआ कि हानि, इसके लिए एक लाभ हानि खाता तैयार करता है और अपनी आर्थिक स्थिति जानने के लिए एक चिट्ठा तैयार करता है। अब ये दोनों शब्द वाणिज्य से जुड़े हुए हैं, इनका आगे विस्तार से इनके विषय में बताया जाएगा। तो वित्तीय सारांश एक तरह व्यापार का परिणाम होता है। विद्यार्थी जैसे आपका परिणाम पास या फेल होता है तो जो मार्कशीट के रूप में होता है, आपका अंकसूची के रूप में आपके सामने आता है, वैसे ही व्यापार का परिणाम भी वित्तीय सारांश के रूप में आता है। तो वित्तीय सारांश बनाना, फिर उनका विश्लेषण करना मतलब कमियां और खूबियों के विषय में करने का विज्ञान है और कला है। विज्ञान कला के विषय में अगले क्वेश्चन में बताएंगे विज्ञान क्या है और कला क्या है। दूसरा, इसमें केवल मौद्रिक एवं वित्तीय प्रकृति के सौदों को ही लेखा किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि व्यापारी जिन सौदों को लिखता है वो केवल वे सौदे होते हैं जिनको हम मुद्रा में माप सकते हैं, अर्थात वित्तीय प्रकृति के होते हैं। उन्हीं सौदों का पुस्तकों में लेखा किया जाता है। इसका अर्थ ये हो गया कि व्यापार में ऐसे अनेक सौदे होते हैं, व्यापार में अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हम मुद्रा में नहीं माप सकते, लेकिन वो व्यापार को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे सौदों को पुस्तकों में नहीं लिखा जाता है। जैसे बच्चों, वर्तमान में आप देख रहे हैं कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस के कारण व्यापार गतिविधियाँ ठप हैं, इनके कारण व्यापारी को नुकसान हो रहा है, लेकिन इनको इसको ठीक ढंग से मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता, सटीक रूप से मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों को लेखांकन में महत्व नहीं दिया जाता, उनको नहीं लिखा जाता है। सिर्फ वही सौदे, वही लेन देन लिखे जा सकते हैं जिनको हम सटीक ढंग से मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा है, इसमें कुछ निश्चित सिद्धांतों को अपनाया जाता है। लेखांकन के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जिनको अपन आगे पढ़ेंगे, उन सिद्धांतों का पालन करते हुए लेखांकन का काम किया जाता है। चौथा है, इसमें लेखा करने की एक निश्चित विधि होती है। लेखांकन की 2 विधियाँ होती हैं, 2 में से कोई एक विधि का पालन करते हुए व्यापारी लिखता है। इस विधि के अंतर्गत जब लिखता है तो उसके निश्चित नियमों का उसको पालन करना होता है। लेखा कार्य करने हेतु निर्धारित पुस्तकों का उपयोग किया जाता है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के लिए हर विषय के लिए आपके पास अलग अलग पुस्तक होती है, अलग अलग रजिस्टर होता है, अलग अलग पुस्तक को करते हैं और अलग अलग पुस्तक का अलग अलग रजिस्टर में लेखा करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हर चीज़ के लिए अलग अलग पुस्तक होती है और निर्धारित पुस्तकों में उसका लेखा किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है। लेखांकन का उपयोग ऐसे किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है जो मौद्रिक सौदे होते हैं। बच्चों देखो, सामान्यतः परिवार में लेखांकन का काम नहीं होता है। परिवार में लाभ हानि जानने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक व्यापारी जो होता है, व्यापारी को लाभ हानि जानने की आवश्यकता होती है, संस्था को लाभ हानि जानने की संस्था को आवश्यकता होती है, वो इसको देखते हैं। तो इस तरह से लेखांकन की परिभाषा के आधार पर इसके 6 लक्षण
यह विशेषता हैं। इन पर आगे भी और चर्चा करते रहेंगे, ये सब बहुत सारे आगे आते रहेंगे। अगला प्रश्न है, वही खाता एवं लेखांकन में अंतर लिखिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सामान्यतः लोग वही खाता और लेखांकन को एक ही समझते हैं, लेकिन कुछ बिंदुओं के अंतर के आधार पर बता देना चाहते हैं कि इनमें कौन कौन सा अंतर होता है। पहला देखिए, आशय। वही खाते से आशय व्यापारिक सौदों को नियमानुसार हिसाब की पुस्तकों में लिखने से, ये काम वही खाता कहलाता है। व्यापार में जो भी व्यापारिक सौदे होते हैं निश्चित नियमों का पालन करते हुए निश्चित पुस्तकों में लिखना, ये बही खाता कहलाता है। और इसमें देखिए, लेखांकन से आशय बही खाते की सूचनाओं से व्यापार का सारांश व निष्कर्ष निकालना है। अर्थात बही खाते में जो आपने काम किया है इसके आधार पर आपको ये पता करना है कि हमारे व्यापार का सार क्या रहा, अर्थात लाभ हुई कि हानि, और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। ये निष्कर्ष अच्छा है या अच्छा नहीं है, या इसमें कुछ कमियां हैं या इसमें कुछ खूबियां हैं। कमियां हैं तो उनको दूर करना, खूबियां हो तो उनको अच्छा बनाना, ये काम लेखांकन के आधार। क्षेत्र, बही खाते का क्षेत्र लेखांकन की तुलना में सीमित होता है। अर्थात आप पीछे आपने बिंदु पढ़े तो बही खाते का क्षेत्र सिर्फ 3 काम में ही ख़त्म हो जाता है। 3 काम कौन कौन से हैं? व्यापारिक घटनाओं को पहचानना, फिर उनको मापना और फिर उनका लेखा करना। ये 3 बिंदु में बही खाते का काम हो जाता है। जबकि लेखांकन का काम बही खाते की तुलना में व्यापक होता है, अर्थात ज़्यादा होता है, ज़्यादा काम करना होता है। तीसरा है, बही खाते का कार्य लेन देनों का लेखा करना है, और इसमें लेखांकन का कार्य लेन देनों का विश्लेषण करना होता है। तो ये एक साधारण सा काम होता है लेखा करना, और एक तकनीक का काम होता है। इसके लिए हमें कुछ विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसके लिए कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। निर्भरता देखें, बही खाते का कार्य एक स्वतंत्र कार्य है, अर्थात बही खाते में लेखा करने के लिए हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। व्यापार में जो भी सौदे हुए, घटनाएं हुई, उनको पुस्तकों में लिखना स्वतंत्र कार्य हो गए। लेकिन लेखांकन का कार्य बही खाते पर निर्भर है। लेखांकन का काम तभी होता है जब बही खाते का काम हो। तो लेखांकन का कार्य आप तभी कर सकते हैं जब पहले आपको बही खाते हो, तो इस तरह से इस पर निर्भर हो गया। बिना बही खाते के लेखांकन की कल्पना करना संभव नहीं है, इसलिए ये आश्रित काम हो गया और ये बिना आश्रित काम हो गया। फिर यह योग्यता, बही खाते का कार्य सामान्य योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। बही खाते के कार्य करने के लिए एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति ही ये काम कर सकता है। लेकिन लेखांकन का काम करने के लिए हमें स्किल व्यक्ति चाहिए, कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है। लेखांकन का काम करने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। जो व्यक्ति ने लेखांकन का प्रशिक्षण लिया है वही व्यक्ति इस काम को कर सकता है। तो इस तरह से 5 अंतर हैं, और भी अंतर दिए हैं बहुत सारे किताब में, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपको ये 5 अंतर आप पढ़ना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे इसकी परिभाषा भी हो गई, विशेषताएँ भी हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखांकन विज्ञान है या कला, समझाइए। पहले भी इसके लक्षण में ये बिंदु आया था कि लेखांकन विज्ञान है कि कला है। अब लेखांकन को विज्ञान या कला अथवा दोनों, इस संबंध को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं, कुछ कला, तो कुछ दोनों ही मानते हैं। अर्थात ये समझने के लिए लेखांकन विज्ञान है यह कला, इसके लिए विज्ञान और कला का अर्थ समझना जरूरी है। तो सबसे पहले अब देखते हैं लेखांकन विज्ञान के रूप में। सामान्यतः विद्यार्थी विज्ञान के विषय में बात करते हैं, आप कक्षा तक से विज्ञान विषय पढ़ के आएँ। विज्ञान ज्ञान की एक शाखा है जिसके कुछ निश्चित नियम होते हैं, कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं। उन निश्चित नियमों और सिद्धांतों पर चल कर के आप एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इस तरह से उसको हम विज्ञान कहते हैं। ठीक ऐसे ही लेखांकन के कुछ नियम होते हैं, कुछ इसके सिद्धांत होते हैं। इन नियमों और सिद्धांतों का पालन करके हम एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अर्थात इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेखांकन एक
विज्ञान हुआ, विज्ञान के रूप में जाना जाएगा। कि जैसे विज्ञान के अपने कुछ नियम सिद्धांत होते हैं, वैसे लेखांकन के भी अपने कुछ नियम सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों पर चल कर के हम एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। अब दूसरा है कला के रूप में। तो जो लोग कला के रूप में जानते हैं, कला का शाब्दिक अर्थ होता है किसी कार्य को करने के ढंग से होता है, कि कोई काम आप किस ढंग से कर रहे हैं, ढंग या तरीके से कह सकते हैं कि किस तरीके से आप करते हैं। तो हर व्यक्ति का काम करने का अपना अपना तरीका। तो लेखांकन में किए जाने वाले कार्य का अपना एक तरीका होता है, अर्थात लेखांकन एक कला हो गई। इसमें सौदों को एक निश्चित ढंग से लिखा जाता है, निश्चित तरीके से लिखा जाता है, इसलिए कला हो गई। तो दोनों बातों को समझने के बाद हम कह सकते हैं कि लेखांकन विज्ञान भी है और कला भी है। इस तरह से बच्चों आज ये 5 प्रश्न थे। 5 प्रश्न में पहला प्रश्न आपका जो था विषय से संबंधित था। आपका जो विषय का नाम है बही खाता एवं लेखांकन, इसको दोनों को अपन अकाउंटेंसी या लेखाशास्त्र या लेखाकर्म के नाम से जानते हैं। तो साधारण भाषा में सौदों को, लेन देनों को पुस्तकों में लिखना बही खाता कहलाता है। फिर बही खाते में लिखे हुए सौदों को, उनको उपयोगी बनाना, उनका वर्गीकरण करना, उनका सारांशीकरण करना, उनका विश्लेषण करना, ये काम लेखांकन के अंतर्गत आता है। इसको लेखांकन बोलते हैं। दोनों को मिलाकर के बही खाता एवं लेखांकन बोला जाता है। मोटे तौर पर इस विषय को अपन बही खाते के नाम से भी बोल देते हैं। फिर इसके लिखने के 8 चरण होते हैं। ये 8 चरण आप व्यवहारिक रूप में पढ़ेंगे। व्यवहारिक रूप में आपको बताया जाएगा कि सौदों को कैसे पहचानते हैं, फिर उनको कैसे मापते हैं, फिर उनको कैसे लिखते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, उनका सारांश कैसे तैयार करते हैं, विश्लेषण करना, निर्वचन करना और उपयोगकर्ताओं को भेजना, ये सारी बिंदुओं का आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये परिभाषा के आधार पर इसकी विशेषता और लक्षण हो गए। फिर उपरोक्त दोनों परिभाषाओं के आधार पर आपने दोनों में अंतर देख लिए कि बही खाता क्या है और लेखांकन क्या है। फिर एक प्रश्न और विशेषता में आया था कि लेखांकन विज्ञान है और कला भी है। तो विज्ञान के रूप में भी ये बताया कि विज्ञान क्या होती है, कला क्या होती है। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि लेखांकन विज्ञान भी है और कला भी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।